कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्धवा शुभम। हम तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं राजधानी भोपाल की। भव्य मंच सज चुका, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भावी सीएम मौजूद हैं। गंगूभाई पटेल भी, आपको बता दें, गंगूभाई पटेल राज्यपाल, जो कि कुछ ही देर में अब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश को एक सीएम और 2 नए डिप्टी सीएम भी मिल जाएंगे। देखिए 2024 का यह अग्निपथ कहा जा रहा है। और देखिए इसी के साथ साथ कहा जाए कि 2024 की तैयारी बहुत सोच समझकर यहाँ पर बीजेपी ने तमाम सीएम भी बनाए हैं। जातिगत समीकरणों का ख्याल भी रखा गया है। और भव्य शपथ ग्रहण समारोह, ये तस्वीरें लगातार आप तक हम साझा कर रहे हैं। मंच तैयार और कुछ ही देर में आपको बता दें कि यहाँ पर शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें, आज का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वह इसमें शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ साथ एक ऐसा चेहरा मोहन यादव, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि मोहन यादव यूं बताएं कि जमीनी स्तर के नेता कहे जाते हैं। और यदि हम शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो उनके ही कार्यकाल में शिक्षा मंत्री का पद वो संभाल चुके थे। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि मोहन यादव बतौर सीएम प्रदेश की कमान आज संभालने जा रहे हैं। तो फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा आप देखिए। आज का दिन बेहद खास है बीजेपी के लिए, चूंकि अभी सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह, और देखिए किस तरीके से पहुंच चुके हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत धन्यवाद। आपसे प्रणाम करें।
देखिए, शपथ ग्रहण कर चुके हैं महोदय, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मिल श्री चुके हैं। जगदीश देवड़ा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देखिए, शपथ ग्रहण की महोदय, है। नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, भव्य शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें आपको बता दें कि आज सभी साक्षी बने। और इसी के साथ देखिए, आज मध्य प्रदेश को 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम मिल चुका है। तो फिलहाल आपको बता दें कि ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी बीजेपी की, क्योंकि 163 सीटें यहां जीती थी। कोई सियासी मजबूरी नहीं, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो आखिरकार आपको बता दें किस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा दांव भी खेला, एक बड़ा पेच भी खेला, और शपथ ग्रहण की गई है यहां दोनों डिप्टी सीएम और सीएम ने। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। देखिए, तमाम जितने भी दिग्गज आए हैं, मुख्यमंत्री शामिल हुए, उन सभी का पर खड़े हो जाएं और अब पुलिस बैंड द्वारा सीएम मिल चुका है। और इसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे, चूंकि बीजेपी ने निशाना साधा भी है 2024 की ओर। देखिए, अब बारी बारी सभी लोग मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी आगंतुकों ने जो अपना स्नेह और प्रीत हम पर बरसाया है, उसके लिए हम अनुग्रहित हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मोदी के नारे, क्योंकि ये वही चेहरा है जिस पर सभी को विश्वास हुआ। बात मध्य प्रदेश की कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की कर ली जाए, राजस्थान बहुत की बहुत धन्यवाद महोदय। और आप सभी लोगों ने हम पर आशीष बनाया, उसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। एक बार पुनः मैं शिल्पा भावना आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और आज के इस ऐतिहासिक क्षण को आपने जो अपने स्नेह से इतना गरिमामय और अविस्मरणीय बनाया है, उसके लिए एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो आज का शपथ ग्रहण समारोह पूर्ण हुआ। इसी के साथ साथ अब इंतजार होगा शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण होगा। तो फिलहाल आपको बता दें, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ सीएम का पद संभाला जाएगा। और अब देखिए, वो तस्वीरें पहले की तस्वीरें हैं हालांकि ये, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। ये सबसे बड़ी बात है, तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए हमेशा बीजेपी जो है वो चौंकाने वाले ही नतीजे यूं कहें सामने लाती है। उनके फैसले भी बहुत चौंकाने वाले होते हैं। क्योंकि बात राजस्थान की करें, छत्तीसगढ़ की करें, मध्य प्रदेश की करें, हर जगह आपने देखा जो सीएम की रेस में नाम शामिल थे, वो रेस में नाम काफी कोसों पीछे छूट गए थे। एक ऐसे चेहरे को यहाँ पर बतौर सीएम चुना गया जिसने कभी सोचा भी नहीं था। तो फिलहाल आपको बता दें, ब्राह्मणों दलितों को नई लीडरशिप का भरोसा है। विपक्ष के जातिगत जनगणना के लिए किसे काट भी माना जा रहा है।
तो विधानसभा में भाजपा की 163 सीटें मध्य प्रदेश में आई। कोई सियासी मजबूरी भी नहीं थी कि किसी तरह से कोई समझौता किया जाए, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हैं तो भाजपा ने 29 में से 28 सीटें जीती थी। 19 में से 18 अनारक्षित थी, 4 एससी की थी, 6 एसटी की सीटें शामिल थी। यानी कि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हुआ। अब सवाल ये उठ भी रहा है कि क्या कोई राजनीतिक मजबूरी रही थी? आखिरकार जो 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूला है, जिसे सबसे पहले यूपी में, फिर गुजरात में और अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू किया जा रहा है, इसके पीछे जो फॉर्मूला है वो किस फॉर्मूले को, क्या वो सोची समझी रणनीति है? ऐसा कैसे देखा जाएगा? देखिए, आपको बता दें, भाजपा ने ओबीसी वर्ग से आने वाले मोहन यादव को सीएम के लिए चुना। एससी वर्ग से आने वाले जगदीश देवड़ा जो कि बतौर डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा ब्राह्मण वर्ग से आते हैं राजेंद्र शुक्ला, जिनको भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो दोनों शिवराज कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। देखिए, तमाम जो दिग्गज हैं, अब शपथ ग्रहण समारोह पूर्ण हो चुका है। कुछ वक्त पहले की तस्वीर है ये। उसी के साथ साथ अब इंतजार शाम का रहेगा। तो फिलहाल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कमान मोहन यादव के हाथ है। इसी के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम को चुना गया है, जिसमें साफ तौर से आपको बता दें कि यहां पर जातिगत समीकरण को बीजेपी की ओर से फिट किया गया। तो आज का दिन बेहद खास मध्य प्रदेश के लिए। मोहन यादव अब आगे की कमान संभालेंगे मध्य प्रदेश की। 163 सीटें, कोई सियासी मजबूरी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी 2 डिप्टी सीएम। बीजेपी ने साफ तौर पे आपको बता दें, ब्राह्मणों और दलितों को नई लीडरशिप का भरोसा जाहिर किया है, चूंकि बैलेंस लगातार तीनों राज्यों में देखने को मिला है। कहा यह भी जा रहा है, विपक्ष की जातिगत जनगणना के लिए इसे एक बड़ा काट माना जा रहा है कि बड़ी काट है। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, देखिए, ये साफ तौर पर एक अचंभा ही था जब तमाम रेस में नाम शामिल थे, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन इस बीच मोहन जी का नाम सामने आता है, मोहन यादव का नाम सामने आता है। ये चौंका देता है। चौंका इसलिए देता है क्योंकि बीजेपी की यदि हम रणनीति देखते हैं, हर एक गोटी को फिट किया गया है। और इसे यदि देखा जाए तो विपक्ष ने जो कहा था ना कि जातिगत जनगणना हम करवाना चाहिए, सरकार को करवाना चाहिए, क्या इसे काट के तौर पर देखें हम, क्या माने? दीपिका जी, देखिए, ये जाति जनगणना का जो मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गया था। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी उस जाति जनगणना के मुद्दे को एक तरह से खारिज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा देश में बहुमत है। लेकिन उसने उसका तोड़ निकालते हुए जिस तरह से तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सभी जातियों के लोगों को समाहित करने की कोशिश की है, उससे हो गया है कि अब सभी जातियों का जो अनुच्छेद है उसको व्यवस्थित कर दिया गया है। लेकिन बुंदेलखंड में कहावत है कि गुड़ खाते हैं और गुलगुलों से नहीं परहेज क्यों? यानी जाति को आप स्वीकार भी कर रहे हैं और जाति की जनगणना कराना नहीं चाहते। लेकिन फिलहाल इस नए व्यवस्था से तो जाति जनगणना का मुद्दा थोड़ा सा धूमिल पड़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को उससे अगला जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें राहत महसूस होगी।
बिल्कुल, आदेश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आदेश जी, पहले आप कहते थे गुड़ खा रहे हैं और गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं, विपक्ष आपसे कहता था कि आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो अब इसे बीजेपी ने साफ तौर पर जिस तरीके से डिप्टी सीएम बना दिए, सीएम बना दिए, इसे कैसे देखते हैं? ये तो आपके लिए बहुत बड़ी कार्ड ढूंढ दी है कांग्रेस के लिए, आदेश जी। जी नहीं, इश्यू सीएम और डिप्टी सीएम बना देने से नहीं है, इश्यू ये है कि उन लोगों तक उनका हक कैसे पहुंचे जो है। तो हमें जब वास्तविकता का पता होगा तो उन तक उनका हक पहुंचेगा जो है, ये हम चाहते हैं जो है। इसलिए जाति जनगणना की बातचीत है जो है, और ये उसका विरोध करते हैं जो है। लेकिन प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ओबीसी बताते थे, ओबीसी को ठगा जा रहा था। दूसरे बाकी लोगों को, चाहे नौजवानों की बात करें चाहे किसानों की बात करें, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, उनकी आमदनी डबल कर देंगे। नौजवानों को योग्यता के आधार पर रोजगार देंगे, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिलता। जो लोगों के हाथ में रोजगार था वो भी इनकी गलत नीतियों के कारण छूट जाता है। ये हो रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एक महिला को प्रधानमंत्री जी के साथ उनका चित्र आया, अखबार के प्रथम पेज के ऊपर बहुत बड़ा ऐड था और पूरे भारत में छपा वो कि ये हमने गरीबों को मकान दिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी के साथ जिसका चित्र था, एक आप जैसे खोजी पत्रकार ने जाके वहां पे पता किया तो उसने कहा कि मुझे तो कोई मकान नहीं मिला। तो ये जो झूठ जो है, ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये दोहरा चरित्र आदेश जी कांग्रेस हमेशा, बिल्कुल आदेश जी, दोहरा चरित्र हमेशा कांग्रेस कहती जरूर है, लेकिन उस दोहरे चरित्र को आप सामने क्यों नहीं ला पाते यदि आपको ऐसा लगता है? हाँ, और कमलनाथ तो लगातार के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि अभी सीएजी की 3 रिपोर्ट आई। एक रिपोर्ट थी कि आयुष्मान योजना के तहत जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें 7 लाख से ज्यादा लोगों आदेश जी, तमाम बातों को आप अलग रखिए। ये देखिए ना कि 3 राज्यों में जो कि हिंदी बेल्ट के प्रमुख राज्य हैं, आप उनमें बहुत बुरी तरीके से हारे भी हैं, और यूं कहें कि आपका एक तरीके से जनाधार कम हो गया। ये आपके लिए, कांग्रेस के लिए और INDIA जो नया गठबंधन तैयार किया गया है उसके लिए खतरे की घंटी है ना ये? हाँ देखिए, हमें इस पे सोचने की आवश्यकता है, लेकिन 40% से ज्यादा हमें वोट मिला है। 40% ज्यादा वोट मिला इनमें, इन राज्यों के अंदर। भारतीय जनता पार्टी से में 10 लाख से ज्यादा लोग वैसे वोट ज्यादा मिले हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अभी इसके ऊपर बैठ के चिंतन किया जाएगा और हम देखते हैं क्या कारण है। लेकिन हमने उसी में आपको कहा कि एक बहुत बड़ा वर्ग है, हम भी ये कहते हैं कि मशीनों के ऊपर लोगों को संदेह है, मशीनों का दुरुपयोग किया जा सकता है, मशीनों की शिकायत। देखिए, ये तो गलत बात है आदेश जी, आप जनता के, बिल्कुल जनता के फैसले को आप ईवीएम का ठीकरा फोड़ दें, ये तो बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत है। का नहीं है, ये इशू इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता का है, उसे अपनी विश्वसनीयता के लिए भी काम करना चाहिए। चलिए, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है और आगे भी करेगा। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम फौरन लौटेंगे।